Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 11th of February 2021. So let's start our today's discussion. GS2 से सबसे पहला न्यूज़ है ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो बीजेपी के एमपी है पीपी चौधरी, उन्होंने इशू किया है, दे हैव इशूड अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट द तिरामुल कांग्रेस एमपी। ठीक है, मोहित्रा के अगेंस्ट में उन्होंने एक नोटिस निकाला है दैट दे आर ब्रीचिंग द प्रिविलेज and in the Lok Sabha and for her remark against the former Chief Justice of India. ठीक है, तो इशू क्या हुआ था, while speaking to the motion of a thanks president address, on the president address she has cast some aspiration with respect to the conduct of the judges. So the question is whether the conduct of a judges can be discussed on the floor of a houses or not. So according to the article 121, the constitution does not allow करता है कि किसी भी टाइप के एलिगेशन जो होते हैं टू बी लेवल अगेंस्ट द सीटिंग ऑफ अ फॉर्मर सीटिंग और द फॉर्मर जजेस। ठीक है, तो ये हुआ था एक ओवरऑल इशू। तो व्हाट इज मीन बाय द प्रिविलेज, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रेफर करता है जो भी राइट्स होते हैं या इम्यूनिटीज एंजॉय किए जाते हैं बाय द लेजिस्लेटिव, इन विच लेजिस्लेटर जो होते हैं कैन आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर देयर एक्शन डन और स्टेट मीन मेड इन द कोर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव ड्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया प्रिविलेज के बारे में। तो विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। सो जो आर्टिकल नंबर 105 है, ठीक है, उसी के अंडर में पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो होती है हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मेंबर्स एंड द कमेटी, वो सारा नोट डाउन है। एंड सिमिलरली आर्टिकल नंबर 194 वो सारा स्टेट लेजिस्लेटर रिलेटेड जो भी मेंबर्स होते हैं या जो कमेटी होती है उनके पावर्स, प्रिविलेज और इम्यूनिटी से डील करता है। अब व्हाट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ दिस प्रिविलेज, ठीक है, तो देर इज़ नो क्लियर नोटिफिकेशन कि क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करता है द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज एंड द पनिशमेंट इट अट्रैक्ट, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि एनी एक्ट जो ऑब्स्टक करता है, इम्पेंड करता है आइदर द हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इन परफॉर्मिंग इट फंक्शन और आइदर द मेंबर other of which obstacle or impede any member or the office of the house in the discharge of their duty. Along with this, it is also said that कि जो breach of a privilege होता है and the contempt of the house to make a speeches or the print or the public libel reflecting on the character or the proceeding of the house or the committee. ठीक है, so these are the few points which are considered under the privilege. So what is the procedure to be followed in case of a alleged breach of a legislative privilege? तो legislative speaker जो होते हैं असेंबली स्पीकर और द लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक प्रिविलेज कमेटी, एंड जो मेंबर होते हैं ऑफ दिस कमेटी वो नॉमिनेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द पार्टी स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस। स्पीकर और चेयरमैन फर्स्ट डिसाइड करते हैं ऑन द मोशन, एंड इफ द प्रिविलेज एंड द कंटेम आर फाउंड प्रीमा फेसी, तब स्पीकर एंड जो चेयरमैन होते हैं विल फॉरवर्ड इट टू द प्रिविलेज कमेटी अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसीजर, एंड कमेटी जो फॉर्म होती है वो एग्जामिन करती है वेदर द स्टेटमेंट मेड बाय हिम हैड इंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी मेंबर, and along with this committee has a quasi judiciary power which seek an explanation from all the concerned, will conduct an inquiry and will make an recommendation based on the finding। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल प्रोसीजर किस तरीके से जो है केसेस डील किए जाते हैं रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। इम्पैक्ट ऑफ अ स्कूल क्लोजर ऑन अ फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी उन्होंने कंडक्ट किया है एक फील्ड सर्वे जो जिससे जो रिलेटेड है टू द एक्सिस ऑफ इम्पैक्ट जो कोविड-19 के वजह से हुआ है ऑन द स्टूडेंट। स्टडी का टाइटल है लॉस ऑफ अ लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो की फाइंडिंग में क्या पता चला है, ऐसा पता चला है कि जो चिल्ड्रन से दे हैव मिस आउट द रेगुलर करिकुलर लर्निंग जो स्कूल के टाइम पे मिलती थी, उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो फॉरगेटन व्हाट दे हैव लर्न इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर में क्या उन्होंने पढ़ा था उसको भी उनको अच्छे से याद नहीं है, एंड ऑन एवरेज 92% जो है ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास सेकेंड टू क्लास सिक्स हैव लॉस्ट एटलीस्ट द स्पेसिफिक जो फाउंडेशनल एबिलिटी होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेजेस जो ठीक है जो उनको प्रीवियस ईयर में उन्होंने पढ़ी वगैरह वो सब कुछ उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, ऐसा फाइंडिंग में पता चला। एंड करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक का अगर फिगर देखा जाए तो वो 82% तक है। ठीक है, सो दिस आर द 3 की पॉइंट्स विच आर बीइंग फाउंड इन दिस रिपोर्ट।
अब व्हाट इज मीन बाय द फाउंडेशनल एबिलिटी, तो फाउंडेशनल एबिलिटी इस तरीके की एबिलिटी होती है जो मेनली बेसिस होती है ऑन द फर्दर लर्निंग. सम एग्जांपल इज ए फाउंडेशनल एबिलिटी इंक्लूडिंग रीडिंग ऑफ अ पैराग्राफ विद अ कंपेरिजन एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. मैथमेटिक्स का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, इन मैथमेटिक्स फाउंडेशन एबिलिटी होती है कि आइडेंटिफाई सिंगल डिजिट क्या है, डबल डिजिट नंबर क्या है, ठीक है, किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से करना, ठीक है, वो सारा एक बेसिक फाउंडेशन या बेसिक एबिलिटीज़ होती है रिगार्डिंग द मैथ्स. अभी व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड, तो जब भी स्कूल रीओपन होंगी, टीचर को जो है, टीचर हैव टू गिव अ टाइम टू कवर दिस डेफिशिएंट एंड टू प्रोवाइड देम अदर सपोर्ट्स, ठीक है, एंड केयरफुली सिंक्रोनाइज करना चाहिए. सेट ऑफ अ मेजर्स अक्रॉस द स्टेट आर बीइंग रिक्वायर्ड. कुछ सजेशन यहाँ पे दी गई है, तो eliminating vacation, extending the academic year will into well into 2021 and perhaps beyond, depending upon when the school will reopen, and reconfiguration of the syllabus should be taken. ठीक है, ये उन्होंने सजेशन यहाँ पे मेंशन किया है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. इंडो पैसिफिक, तो इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडो पैसिफिक का, ऐसा यूएस ने बोला है, ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन वेलकम इंडियाज इमर्जन एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर एंड इट्स रोल इन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, अभी इंडो पैसिफिक के बारे में अगर देखा जाए डिटेल में, तो इंडो पैसिफिक का जो आइडिया है, ठीक है, इज something as a single strategic space in a outgrowth of a China's growing influence in the Indian Oceanic region. ये signifies करता है जो interconnectedness होता है of a Indian and a Pacific Ocean and the importance of a sea to the security and the commerce. ठीक है, तो ये हो गया इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में. अभी कुछ इंपॉर्टेंस देखा जाए इसका, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये रीजन टू मेंटेन द रीजनल स्टेबिलिटी. उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग टाई विद द यूएस can see a vital tool for enhancing the Indian strategic posture and a long term vision and national interest भी इससे जुड़ा हुआ है. चाइना का जो इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है प्रेजेंस इन इंडियन ओशनिक रीजन, ठीक है, एज वेल एज द एफर्ट कि वो एक्सपांड करे उनका जियो पॉलिटिकल रीच इन द एशिया, ठीक है, तो उसी के बिहाफ में भी इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. एंड दस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड फॉर adhering to freedom of navigation, adherence to the rule based order and a stable trade environment, and a free sea and a airline connectivity and upholding international rules and the norms. ठीक है, so these are the few points why the Indian Ocean or the Indo Pacific region is considered to be an important one. अभी रोल्स एंड इम्प्लीकेशन देखे जाए, तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है इज डिस्क्राइब एज अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो रिप्रेजेंट करता है एक मोस्ट पॉपुलस और एक इकोनॉमिक डायनामिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ बिंग स्ट्रेच फ्रॉम अ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न कोर्स ऑफ अ शोर्स ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट. इंडिया जो है हमेशा ही इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्री विद अ ग्रेट नेशनल एम्बिशंस and is one of the most advocate on the concept of a Indo-Pacific strategy. With the opening economy, India has been connected with the Indo-Pacific neighborhood and a major maritime power of the world. ठीक है, so this is the point regarding the roles and implication of India for India in the Indo-Pacific region. मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020, तो राज्यसभा ने पास कर दिया है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 विद 84% ऑफ वोट इन फेवर एंड 44 अगेंस्ट. ये बिल जो है एम उनका ऐसा है कि वो हेल्प करे टू डेवलप अ पोर्ट जो भी है, ठीक है, उनको वर्ल्ड क्लासली डेवलप करे एंड गिव द पोर्ट अथॉरिटी पावर कि वो उनके डिसीजन खुद ले. ठीक है, ये जो बिल है वो रिप्लेस करेगा जो इनिशियल एक हमारा बिल एक्ट था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेंगी जो मेनली इन्फ्यूज़ करेगी प्रोफेशनलिज्म इन द गवर्नेंस ऑफ अ मेजर पोर्ट्स, इम्पार्ट करेगी फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग बेनिफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर एंगेजिंग विद द पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, एंड reorient the governance model in the central port to the landlord port model in the line to gain a global success practice. ठीक है, so these are the main objective and main aim of the this act दिस बिल. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि फीचर्स देखा जाए तो ये जो बिल है वो प्रपोज किया है टू क्रिएट अ बोर्ड ऑफ अ मेजर
पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच मेजर पोर्ट, एंड ये जो पोर्ट रहेगा वो रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट होता है अंडर 1963 के एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड दैट आर बीइंग कंपराइज बाय द मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कंपोजिशन ऑफ अ बोर्ड देखा जाए तो ये बोर्ड जो है मेनली कंपोज करता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रिकमेंड किए जाते हैं बाय द सिलेक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिलेक्शन कमेटी होती है उनके थ्रू रिकमेंड किए जाते हैं. फर्दर इट में इंक्लूड वन मेंबर फ्रॉम ईच कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन विच अ मेजर पोर्ट इज बिंग सिचुएटेड. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कस्टम डिपार्टमेंट से भी लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं. एंड जो ये बोर्ड होता है ठीक है विल ऑल्सो इंक्लूड 2 to 4 इंडिपेंडेंट मेंबर, 2 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, एंड 1 मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर. पावर देखा जाए ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड ये जो बिल है वो अलाउ करेगा इस न्यू जो बोर्ड का फॉर्मेशन होगा कि वो यूज़ करे उनकी यूज़ इट प्रॉपर्टी एसेट एंड द फंड एज डीम फिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेजर पोर्ट. ये बोर्ड ऑल्सो विल हेल्प टू मेक, ठीक है, ऑल्सो विल मेक अ रूल रिगार्डिंग डिक्लेयरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पोर्ट एसेट जो है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है पोर्ट रिलेटेड या सर्विसेज जो होती है उनके रिलेटेड, एंड डेवलप करे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. उसके साथ साथ प्रोवाइड करे एग्जाम्शन एंड रिमिशन फॉर द पेमेंट of any charges on a goods or the vessels. Educati sorry एजुडिकेटर बोर्ड. तो ये जो बिल है ठीक है वो प्रपोज करता है कि इस तरीके का एक बोर्ड सेटअप किया जाएगा जो मेनली अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग टैरिफ अथॉरिटी होती है ठीक है जो अंडर 1963 के एक्ट में थी. फंक्शंस देखा जाए इस एडजुडिकेटर बोर्ड का, तो फंक्शन इस तरीके से है कि ये हेल्प करेगा फॉर सर्टन फंक्शन जो कैरी किए जाएंगे इनिशियल जो टैरिफ अथॉरिटी ऑफ फॉर द मेजर पोर्ट थी उनके थ्रू. एडजुडिकेटिंग ऑन अ डिस्प्यूट और द क्लेम्स विच आर रिलेटेड टू द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ अ मेजर पोर्ट्स, एंड रिव्यू करेगा द ट्रस्ट पीपीपी प्रोजेक्ट को. व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल, तो बिल जो है मेनली प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ शिपिंग एंड द पोर्ट सेक्टर को ज़्यादा इंकरेज कर रहा है, एंड देर इज़ नो क्लियरिटी कि सिलेक्शन कमीशन क्या रहेंगी वाइल अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन्स. व्हाट इज़ अ लैंडलॉर्ड मॉडल, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि ये लैंडलॉर्ड मॉडल में थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है. द रीओरिएंट द गवर्नेंस मॉडल इन द सेंट्रल पोर्ट टू द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ठीक है. तो अभी ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है, तो ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल जो है एक पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी रहेंगी जो एक्ट करेगी एज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड एज अ लैंडलॉर्ड, वाइल अ प्राइवेट बॉडी जो रहेंगी वो कैरी करेंगी पोर्ट के ऑपरेशंस, ठीक है. एंड हेंस पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन करेगी ओनरशिप ऑन द पोर्ट, वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा इट बीइंग लीज टू द प्राइवेट फर्म जो प्रोवाइड करेंगे उनका मेंटेनेंस हो या बाकी सबको जो एक्टिविटीज़ होती है उन सब में. इन रिटर्न लैंडलॉर्ड पोर्ट जो रहेगा गेट अ शेयर टू द रेवेन्यू फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज. द रोल ऑफ अ लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी विल बी carry out all the public sector services operations such as award or bid for a cargo terminals and a dredging. ये हो गया इस बिल के बारे में. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो 20 एडिशन हुई है, ठीक है, जो इनाग्रेट 20 एडिशन ऑफ इवेंट इनाग्रेट जो हुआ है रिसेंटली. थीम इस बार की देखी जाए तो redefining the our common future, safe and secure environment for all. तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में अगर देखा जाए तो एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन. ये एक सोल समिट होती है ऑन अ ग्लोबल इशू विच आर टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, एंड एक प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल लीडर्स और प्रैक्टिशनर्स को कि वो डिस्कस करें एंड ऑन डेलिब्रेट ओवर द क्लाइमेटिक इशू ऑन of a universal importance. It also strive to provide a long-term solution for the benefit of a global communities. It is continuing the legacy of Delhi Sustainable Development Summit जो इनिशिएट हुआ था 2001 में. एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो इट इज़ अ लीडिंग थिंक टैंक जो डेडिकेटेड है टू कंडक्ट द रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल साउथ. ठीक है, ये जो है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन उसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ एनर्जी इशू. हाउएवर ओवर द फॉलोइंग डीके इट हैड मेक रिसर्च इंस्टीट्यूशन हुज पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पीपल के लाइफ को एंड अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट.
अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो एज पर द 2019 क्रिमिनल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो कंपाइल की जाती है बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि ओनली 2.2 जो केसेस है विच आर रजिस्टर्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट between the year 2016 to 2019 ended in a conviction by the court, and the total number जो persons है जो arrest हुए हैं and the person which are convicted in this period under the unlawful activity prevention case are 5,922 एंड 132 जो है रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, मतलब इनिशियल इतने थे केसेस, 2019 का इतना है. इन ईयर 2019 एज मेनी एज 96% जो है अरेस्ट हुए हैं इन द सेडिशन केस एंड सेडिशन केस सेक्शन 194A IPC में मेंशन है, बट ओनली 2 वेयर कन्विक्टेड एंड 29% वेयर एक्विटेड. अभी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या है, तो ये इसको पास किया गया था 1967 में. ये एक्ट का मेन एम है कि वो इफेक्टिवली प्रिवेंट करे जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया. ये एक्ट असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम एनी एक्टिविटी जो अनलॉफुल है दे में बाय अ वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. इट हैज़ अ डेथ पेनल्टी अलॉन्ग विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ हाईएस्ट पनिशमेंट. की पॉइंट अगर देखा जाए तो अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोथ इंडियन एंड अ फॉरेन नेशन को हम चार्ज कर सकते हैं एंड इट विल बी अप्लीकेबल फॉर द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज बीइंग कमिटेड इन इंडिया और इन द फॉरेन लैंड. और इस जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है इसी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो फाइल करती है एक चार्जशीट इन अ मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट, एंड जो ड्यूरेशन होता है वो एक्सटेंड हो सकता है आफ्टर द इंटीमेटिंग ऑफ द कोर्ट. एज पर द अमेंडमेंट 2019 इस एक्ट में एम्पावर किया गया कि जो डायरेक्टर जनरल रहेगा ऑफ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि वो ग्रांट करे अप्रूवल ऑफ अ सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी जब भी किसी भी पर्सन पे जो है या किसी भी एजेंसी पे वो केस चलते हुआ रहता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. एंड द एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ अ NIA ऑफ अ रैंक इंस्पेक्टर और अबव कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए जो केसेस होते हैं रिलेटेड टू द टेररिज्म इन एडिशन एंड दोज टू कंडक्टेड बाय द DSP और ACP और द रैंक above rank officer of the state, and it also includes the provision of a designating an individual as a terrorist. ठीक है, so this is regarding the amendment 2019 in the unlawful activity prevention act. प्रीलिम्स से न्यूज़ है. फेरनेक ऑयल, तो ये फ्यूल ऑयल जो है, ठीक है, मेनली कंसिस्ट करता है रेसिड्यू ऑफ अ क्रूड ऑयल एंड ऑफ क्रूड ऑयल distillation. Primarily it is obtained from the steam boiler in the power plant, abroad ships and in the industrial plant. Commercial fuel oil जो है mainly use आर ब्लेंडिंग विद द अदर पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एंड प्रोड्यूस किया जाता है डिज़ायर्ड विस्कोसिटी एंड अ फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट जो होता है यूजुअली हायर होता है दैन दैट ऑफ द केरोसिन, एंड द टर्म फ्यूल ऑयल ऑर्डिनरी डजंट इंक्लूड सच फ्यूल एज अ केरोसिन. INS विक्रांत, ओरिजिनली कमीशन बाय द ब्रिटिश नेवी एज अ HMS Hermes on November 18, 1959, aircraft carry that take part in a Falkland Island War इन 1982. इंडिया ने जो है ब्रॉड द ब्रिटिश कैरियर इन 1986 एंड रिचेस्टेंट इट एज अ INS विक्रांत. एंड INS विक्रांत जो है उन्होंने वो जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है फॉर लॉन्गेस्ट सर्वाइंग वारशिप इन द वर्ल्ड. मेरी सहेली इनिशिएटिव, तो ये पायलट बेस एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अक्रॉस साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ वुमेन पैसेंजर उसको लाया गया है. एंड कंसिडरिंग इट्स सक्सेस इज इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द वुमेन पैसेंजर. एंड ये जो इनिशिएटिव है इट हैज़ बीन रोल ओवर ऑल द अदर रेलवे जोन्स अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क फ्रॉम 17th अक्टूबर 2020. ठीक है, सो ये हो गया इस इनिशिएटिव के बारे में. इन दिस वे वी कंक्लूड टुडेज न्यूज सेक्शन. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू.